गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 10 है जो जीवों में श्वसन, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं, एक क्लास हमारी हो चुकी है। उसमें तो हमने सीखा था कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी वायु का शरीर के अंदर लेना और बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, श्वसन यानी ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग को समझने के बाद में, यानी हम जो गैस अंदर लेते हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? हम श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। कल हमने पढ़ा था, एक वर्ड था कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या होता है? जब भी हम ब्रीथिंग के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के बाद में जो हमारे ब्लड सेल्स है, इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है इस पूरे एक एक कोशिका में जाके फैल जाती है। कोशिका मैंने समझाया था, कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और यह जो हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस ग्रहण की है, अंदर ली है, यह हमारे धीरे धीरे हमारे शरीर की एक एक कोशिका में पहुंच जाती है। और कोशिका में भोजन के विखंडन के द्वारा, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के द्वारा ना। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका में क्या होता है? भोजन का क्या होता है? विखंडन होता है। उससे क्या होती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। इसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ओके, सेकंड हम बात करते हैं, हम श्वसन के हमने बताया था, कोशिका में भी श्वसन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? जब सेल में यानी कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऐसे जो श्वसन को हम कहेंगे वायवीय श्वसन। सेकंड हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय में क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपने एग्जांपल किया था, यीस्ट बिना ऑक्सीजन के भी लंबे समय तक जीवित रहता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें कोशिका के अंदर भोजन का यानी ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा? इसके लिए होता है बच्चों कि अगर जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी यीस्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एब्सेंट है, और ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो उसके अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया हो रही है, श्वसन का जो प्रोसेस चल रहा है, उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, जब इसमें वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसमें भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मुक्त होती है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है, उसका विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और किसमें विखंडन होता है? उसका होता है अल्कोहल प्लस H2, और साथ में क्या निकल रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, इसके अलावा कल हमने एक और बात की थी, वो बात थी हमारी पेशियों में, मसल्स में रेस्पिरेशन होता है, इसकी बात करी थी हमने। पेशीय श्वसन यानी मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? देखिए, जब हम नॉर्मल रहते हैं, हमें ज्यादा जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें भी एरोबिक यानी वायवीय श्वसन होता है। लेकिन जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कुछ जिसमें हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और उस कमी के कारण जो हमारी पेशियां हैं, हमारी मसल्स हैं, वो क्या करती हैं? अवायवीय श्वसन की क्रिया करती हैं। किसकी? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब हमें हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होता है? हमारी जो पेशियां होती है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण वो अब अवायवीय श्वसन करती है।
और उस अवायवीय श्वसन में बच्चों हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, भोजन का जो विखंडन होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, और यह लैक्टिक एसिड जब अधिक मात्रा में बन जाता है तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स उसमें ऐठन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ी टाइट हो जाती है मसल्स वहां से। ओके, किसी कारण लैक्टिक एसिड के कारण। और जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रॉपर वापस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे हमारे शरीर में प्रॉपर पहुंच जाती है, जब हमारे शरीर को पूरे प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, तो उस स्थिति में जो लैक्टिक एसिड होता है वो वापस विखंडित हो जाता है CO2 प्लस H2O में। ओके, तो ये होता है हमारा पूर्ण विखंडन। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो हमने समझा था श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, पेशीय श्वसन क्या होता है, यानी मसल सर्कुलेशन क्या होता है। ओके, आज हम सीधा पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट है श्वसन। ब्रीथिंग की जब हमने बात की थी श्वसन की बच्चों, तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, श्वसन। श्वसन को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो होता है अंतः श्वसन, एक उच्च वसन। ओके, यानी अंतः श्वसन यानी ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। और उच्च वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उच्च वसन। तो ये दो वर्ड्स आए हैं, यहाँ समझिए, अंतः श्वसन यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन समृद्ध ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता। ओके, यानी ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो है उच्च वसन की। उच्च वसन यानी मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और उच्च वसन यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्च वसन। तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च वसन कहलाता है। ओके, समझ में आया आपको? यानी हम कह सकते हैं अंतः श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। अंतः श्वसन कहलाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च वसन। देखिए जो अंतः श्वसन और उच्च वसन दोनों क्रियाएं एक सतत प्रक्रिया में यानी साथ साथ चलता रहता है। यानी हम सांस को अंदर लेते हैं और इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति, अब हम बात करते हैं श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर श्वसन दर। देखिए श्वसन दर क्या होगा, यानी कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में
कितनी बार अंतर श्वसन व उच्च श्वसन करता है, यानी कितनी बार सांस को अंदर लेता है व कितनी बार सांस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है क्या कहलाता है, श्वसन दर कहलाती है। ओके, क्या कहलाएगी ये, श्वसन दर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अंतर श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक सतत चक्र में साथ साथ चलते हैं, तो हम कह सकते हैं श्वसन दर को कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन की क्रिया करता है, यानी सांस को अंदर लेता है और बाहर निकालता है, इसे हम कहेंगे श्वसन दर। अब जो होता है देखिए, कभी हमें क्या होती है, जैसे हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, आराम की स्थिति में होते हैं, तो हमारे शरीर को कम एनर्जी चाहिए, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब भी हम कभी भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें ज्यादा मेहनत लग रही है, तो उसमें क्या होगी, हमारी जो श्वसन दर है वह बढ़ जाती है। ओके, श्वसन दर जब बढ़ जाती है तो श्वसन दर भी क्या होती है, फिर उसके हिसाब से ही अलग होती है। जैसे कि एक्टिविटी है, जैसे कि हमने देखा कि जब हम दौड़ते हैं या कोई आप एक तो नॉर्मल पोजीशन में रहिए, तब अपनी हार्ट बीट है ना, जो श्वसन दर है, आप हार्ट बीट, सॉरी हम यहाँ बोलेंगे श्वसन दर की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप तेज दौड़ते हैं तो आप 1 मिनट लगाइए और आप देखिए कि आप कितनी बार सांस को अंदर ले रहे हैं और कितनी बार बाहर निकाल रहे हैं। आप वो नंबर मानो काउंट किया, काउंट करने के बाद में आपने तेज दौड़ लगाई और तेज दौड़ लगाने के बाद में आप खुद देखते हैं कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में भी आप अपनी श्वसन दर को नोट कीजिए कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस को अंदर लिया और बाहर निकाला। तो हमने देखा है कि विभिन्न क्रिया विधि के द्वारा, इस क्रिया विधि के द्वारा हम देख रहे हैं कि श्वसन दर क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होती है। ओके, और जब भी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, मसल्स में क्या होगा बच्चों, वही होगा, जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कोशिकीय श्वसन दर की जो होती है रेट बढ़ जाती है। अधिक ऑक्सीजन हमें आवश्यकता होती है, अधिक ऑक्सीजन जब भोजन के अणु को विखंडित करती है तो हमें ज्यादा एनर्जी की मात्रा मिल जाती है। ओके, इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं श्वसन क्रिया की। ओके, श्वसन क्रिया यानी मानव श्वसन तंत्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक डायग्राम बना हुआ है, इससे आप देख रहे हैं कि यह है मानव श्वसन तंत्र, और अब हम बात कर रहे हैं श्वसन क्रिया। ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये किस तरह से कंप्लीट होता है, तो पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे है ये नासा गुहा, यानी हमारे नाथुने जो होते हैं, नॉस्ट्रल्स जो होते हैं, इसे हम यहाँ से क्या होता है, नॉस्ट्रल्स से हम सांस को अंदर लेते हैं। ओके, तो नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, नासा द्वार के द्वारा वायु अंदर ली जाती है, और इस नासा द्वार में देखा होगा कि छोटे छोटे हमारे बोन्स होते हैं जिन्हें हम बाल कहते हैं, वो हमारे नाक में पाए जाते हैं। उनका क्या कारण है, उनका कारण है कि जब भी आप वायु को ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो श्वसन क्रिया के द्वारा, श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं, तो उसमें कुछ धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल्स भी उसके साथ में आ जाते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी नेजल कैविटी है यानी नासा जो गुहा है, नासा गुहा के अंदर क्या होता है, जो बाल होते हैं, रोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको जो डस्ट पार्टिकल्स उनको वही रोक लेते हैं और एक स्वच्छ वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ से वायु आई यानी ऑक्सीजन कहाँ पे आया, अंतःश्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, नासा गुहा यानी नेजल कैविटी से अंदर आया। अंदर आने के बाद में ये ग्रस्ती आपने देखी भी है, हमने पढ़ा हुआ है किसमें,
पाचन तंत्र जो कि सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि मुख गुहा में भी जब हम माउथ कैविटी में हम भोजन लेते हैं, उसको चबाने के बाद में वो कहाँ जाती है लंबी ग्रसनी में। तो यहाँ पे भी क्या होती है, ग्रसनी से होती हुई कहाँ आती है, श्वसन नली। ग्रसनी के अंदर ही दो पार्ट में ग्रसनी डिवाइड हो जाती है, एक तो हो जाती है वहीं से श्वसन नली होती है और बगल में ग्रसनी होती हुई जाती है। तभी आपने देखा होगा कभी हमने खाना खाते समय जब हमारा कोई भोजन का हल्का छोटा सा भी कण अगर हमारी श्वसन नली में आ जाता है तो हमें वही खाना खाते समय ही खांसी, कुछ भी खाते समय हमें खांसी आ जाती है। ओके, तो हमें पानी पीना पड़ता है और बहुत तेज हम मन खराब होता है हमारा, खांसी तेज आती है। तो क्या होता है, भोजन के जो कण होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, श्वसन नली में। तो क्या होता है, इसमें वैसे तो यहाँ पे एक ढक्कन से लगा हुआ होता है, जैसे श्वास आती है, ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन से ये कहाँ पे चली गई, श्वसन नली में होती हुई कहाँ जाती है, फिर ये यहाँ से होती हुई यहाँ लंग्स में हमारे आ जाती है और लंग्स में नलियों का जाल बिछा हुआ रहता है। ये होती है श्वास नलिकाएं, श्वसन नलिकाएं होती नहीं है। एल्वियोलाई जिन्हें बोलते हैं, जो ये फेफड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं लंग्स। ओके, ये होती है एल्वियोलाई। ओके, अब ये नलिकाओं का जाल बिछा होता है, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन यहाँ से आई, श्वसन नली से होती हुई कहाँ चली गई, लंग्स में गई और लंग्स में होती है श्वसन नलिकाओं का जाल बिछा हुआ। सेकंड थिंग है, यहाँ पे देखा आपने जो लंग्स है, ये है जो हमारी रिब केज होती है। ओके, रिब केज से ढका हुआ रहता है। रिब केज क्या करता है, इनकी एक तो लंग्स की और दूसरा हार्ट होता है, दोनों की सुरक्षा का कार्य करता है। तो रिब केज के अंदर क्या होती है, हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। सबसे नीचे होता है यहाँ पे एक डायाफ्राम। ओके, नीचे लंग्स के नीचे क्या लगा हुआ होता है, डायाफ्राम। समझ में आया आपको, ये आपने लिख लिया होगा, इसे मैं रब कर देती हूँ ध्यान से। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे श्वसन क्रिया की। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया में देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले नथनों यानी नासा द्वार से क्या होती है, वायु अंदर लेते हैं, कहाँ जाती है, ये क्या कहलाती है, अंतः श्वसन। बाहर से ऑक्सीजन का इनहेल करना नथनों के द्वारा हमारे नासा गुहा में आती है, नथनों के द्वारा वायु को अंदर लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, नथनों द्वारा वायु यानी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, का को अंदर लेना, और वायु को अंदर लेना हमें पता है क्या होता है, अंतः श्वसन। ओके, जब हमने वायु को अंदर लिया उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ आई वायु, अब नासा गुहा में आई, नासा गुहा से श्वसन नली, कहाँ से आई, नथनों से कहाँ आई, नासा गुहा में आई वायु और नासा गुहा से गई श्वसन नली, और श्वसन नली से कहाँ जा रही है, सीधे ये बच्चों फेफड़ों में। ओके, कहाँ आ गई ये, फेफड़ों यानी लंग्स में। ध्यान देना, ये नई प्रोसेस हो रहा है इसमें। सबसे पहले हमने बाहर से वायु इनहेल की यानी ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद में नथनों के द्वारा, नॉस्ट्रल्स जो हमारे बने हुए हैं नथने, यहाँ से हमने वायु को इनहेल किया और वायु कहाँ से होती हुई, नासा गुहा से होती हुई कहाँ आई, श्वसन नली में, और श्वसन नली से एयर कहाँ गई, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में यानी फेफड़ों में आ गई। अब फेफड़ों के अंदर जब आती है तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर एक चीज को, कि जब भी फेफड़ों में अंतर श्वसन हो रहा है
वायु हम अंदर ले रहे हैं, अंदर लेने के से जो फेफड़ों के नीचे जो ये डायफ्राम है, क्या चीज है, डायफ्राम है, यह कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। नीचे जाएगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाता है किसका, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए अब हम बात करें, यहाँ पे फेफड़ों तक आ गई है। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन में जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम नीचे चला जाता है। वह जो रिब्स है यानी हमारी पसलियां हैं, पसलियां कहां चली जाती हैं, ऊपर की तरफ। समझ में आया आपको? जब हम अंतर श्वसन कर रहे हैं, श्वास को अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो जो आपको डायफ्राम है ये कहां चला जाता है, इसलिए डायफ्राम है यहाँ पर ये नीचे की तरफ चला जाता है। ये डायफ्राम क्या जाता है, नीचे की तरफ, और जो ये रिब्स है, पसलियां, ये ऊपर की तरफ यूं होकर के चली जाती है। इससे क्या होता है, वक्ष गुहा जो हमारी चेस्ट कैविटी है, इसका आयतन बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ध्यान रखना बच्चों, अंतर श्वसन की बात कर रहे हैं हम अभी। अंतर श्वसन यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना। जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो क्या होगा, जैसे हमने ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो आपकी जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम कहां चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, और पसलियां ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे कि आपने एक बैलून देखा है, बैलून को जब आप फुलाते हैं तो क्या होता है, पहले वो पिच कवर था, लेकिन जैसे आपने बलून फुलाया, उसने अपना साइज इंक्रीज किया, यानी नीचे की तरफ गया, और मान लो साइड में हम मारते हैं पसलियां, और जो बलून का साइड है उसको हम पसलियां मारते हैं, तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और बलून का जो आधार भाग है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, अंतर श्वसन में यानी ऑक्सीजन को ले लिया तो डायफ्राम तो क्या चला गया, नीचे की तरफ, और पसलियां ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन लंग्स में यानी फेफड़ों में, लंग्स में आ जाती है। ये हमने बात करी है अभी इतनी अंतः श्वसन की, ठीक है, यानी अंतः श्वसन यानी श्वास का शरीर के अंदर लेना। अंतः श्वसन में हमने देखा कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है, श्वसन की जो क्रिया विधि है उस क्रिया के द्वारा आएगी। सबसे पहले नासाग्र से होती हुई हमारी नासाग्र हो गई, नासाग्र से श्वसन नली में, श्वसन नली से होती हुई कहाँ आई, लंग्स में। ओके, और लंग्स के जो नीचे की तरफ हमने देखा है क्या है, यहाँ पे डायफ्राम, और जो लंग्स है, फेफड़े हैं, ऊपर से किसने कवर कर रखा है, रिब्स ने यानी पसलियों ने कवर कर रखा है। ओके, अब हम आगे देख रहे हैं यहाँ पर अंतर श्वसन में डायफ्राम क्या होता है। जब भी हम श्वास अंदर लेंगे तो आप महसूस भी करेंगे, तो क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो नीचे चला जाता है, पसलियां ऊपर आ जाती है, और दोनों ही करने से क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है ना, यानी आयतन बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लंग्स में भर जाती है। ओके, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आई है लंग्स में ही है, यहाँ से ब्लड सेल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन को, और वहां पे क्या होता है, फिर कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कौन सा होगा, वो वायवीय श्वसन। ओके, समझ में आया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसे आप बता लीजिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब उच्च वसन की, यानी एक्सेलेरेशन करने की, कि किस तरह से हम
वायु कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्च वसन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उच्च वसन की। उच्च वसन में मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्च वसन कहलाती है। अब उच्च वसन में हमें अंतःश्वसन में तो ऑक्सीजन अंदर करी, लेकिन अब क्या बनती है यहाँ पे बदले में सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 प्लस H2 बनता है, तो उस CO2 को शरीर से बाहर भी निकालना होता है और निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उच्च वसन। अब इसमें क्या क्रिया होगी ऐसी जो हमारा श्वसन तंत्र है, इसमें क्या होता है उच्च वसन के समय? हम कहेंगे उच्च वसन में जो डायाफ्राम है, अब की बात करें हम, डायाफ्राम वापस ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है तथा पसलियां नीचे की ओर आ जाती है। इससे क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब क्या होगा इससे? वक्ष गुहा यानी हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इसका आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उच्च वसन की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। इसमें क्या होगा? उच्च वसन के समय जब आपका डायफ्राम जो पहले अंतःश्वसन के समय नीचे आ गया था, वापस कहां चला जाएगा? अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। और पूर्व स्थिति में आने के बाद भी जो पसलियां पहले ऊपर की तरफ थी, रिब्स जो आपकी, वो वापस अपनी ही स्थिति में आ जाएंगी और अपनी स्थिति में आने के बाद में वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आयतन कम हो जाएगा। और आयतन जब कम होगा तो आपकी जो वायु है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके लंग्स में है इस समय, वो कहां निकल जाएगी? CO2 यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं। CO2 शरीर से बाहर निकल जाएगी। ओके, अब CO2 क्या कर रही है? यह शरीर से बाहर निकल रही है, एक्सेल हो गई है। ओके, तो इसी तरह अंतःश्वसन व उच्च वसन के द्वारा ही हमारी एक सतत प्रोसेस यानी कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चल रहा है, इसके द्वारा हमारी श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। समझ में आया? सिंपल सा प्रोसेस है बच्चे, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है। और श्वसन जब हम करते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी क्या होती है? चेस्ट जो होते हैं, रिब्स होते हैं, वह बाहर की तरफ आते हैं और जो डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जैसे हम बाहर निकालते हैं श्वसन, जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और रिब्स भी वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, यानी नीचे की ओर आ जाती है। और वक्ष गुहा का आयतन कम होगा। आयतन कम होते ही जैसे हम, क्या होता है, बलून की हमने बात की थी कि बलून को हमने क्या माना, जैसे एक लंग्स माना, जैसे उसमें एयर हमने भरी, एयर भरते ही उसका जो नीचे वाला तल हमने जो डायफ्राम माना था वो नीचे की तरफ जाता है। बगल वाली स्थिति हमने मान ली थी रिब्स, तो वो क्या होती है? फूल करके ऊपर आती है, तो उससे क्या होगा? उसका आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना उसका, बलून का। लेकिन जैसे ही हमने बलून के अंदर से गैस को निकाल दिया, ऊपर से स्टार छोड़ा, तो वापस क्या होगा? बलून जो है वो पिचक जाएगा, वापस अपनी स्थिति में, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। इससे क्या होगा? उसका जो आयतन होता है वो क्या हो गया? कम हो गया। ओके, और जो उसमें गैस भरी थी वो बाहर निकल गई। इसी तरह से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी कार्य करता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारी बाहर की वायु है, यानी ऑक्सीजन, हम इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हुई? नथनों से प्रवेश करती हुई नासागुहा में आई, नासागुहा से आई श्वसन नली में, और श्वसन नली से आई लंग्स में। और लंग्स में जब अंतःश्वसन में क्या होगा? बता दिया मैंने आपको,
अंतःश्वसन में पक्षवात का आयतन बढ़ जाता है, जबकि उच्च श्वसन में पक्षवात का आयतन कम हो जाता है। और इस सतत प्रक्रम यानी अंतःश्वसन और उच्च श्वसन की सतत प्रक्रिया के द्वारा हमारी श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे एक क्रियाविधि एक्टिविटी है, उसके द्वारा भी समझाया जाता है, क्योंकि उस एक्टिविटी को हम कल का जो लेक्चर होगा उसमें समझेंगे। लेकिन जितना आज हमने समझा है, डायग्राम है, इस सब के सब आपकी जो हमने बना रखी है कॉपी, किसकी साइंस की कॉपी बना रखी है, नोट्स कॉपी आप उसमें से उतारेंगे। ओके, थैंक यू।